Hello friends, welcome to my channel, and today we will study role of kidney in acid base regulation. So in the past lecture we have seen regarding micturition reflex and histology of urinary bladder. So in today's topic we will study role of kidney in acid base regulation. इसका मतलब ये है कि किडनी एसिड बेस रेगुलेशन बॉडी में मतलब के ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे करती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, सो नाउ स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज़ डू नॉट स्किप, ओके, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले नेफ्रॉन की जो डायग्राम है उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है नेफ्रॉन। क्लियर? तो ये नेफ्रॉन का जो पहला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। इसको हम बोलेंगे बोवेन्स कैप्सूल, बोवेन्स कैप्सूल। क्लियर? ओके, और ये जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? ओके, उसके बाद ये जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनल, और यू कैन से हैनलेस लूप। क्लियर? ओके, दिस इज लूप ऑफ हैनल, और यू कैन से हैनलेस लूप। Clear? So this is the rough schematic diagram of structural and functional unit of the kidney that is known as nephron. तो ये है proximal convoluted tubule, this is known as Henle's loop, Henle's loop, और you can say loop of Henle। ये उसका डिसेंडिंग पार्ट है, ये उसका असेंडिंग पार्ट है। ओके, और ये जो ट्यूब है उसको हम बोलेंगे डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लिक है? क्योंकि ये डिस्टल क्यों बोला? क्योंकि ये ग्लोमेरुलस जो है वहाँ से दूर है। इसको प्रॉक्सिमल क्यों बोला? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के नज़दीक है, इसके लिए हम इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोला? क्योंकि ये देखो, ये कॉइल्ड शेप है, ठीक है ना? ओके, ये ऐसे मुड़ी हुई है, इसके लिए उसको हमने बोला कॉन्वोल्यूटेड। और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है उसके लिए हमने बोला उसको ट्यूब। क्लियर? ओके, और ये जो डक्ट है उसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, सीडी। क्लियर? ओके, अब टाइटल क्या है? रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस रेगुलेशन। क्लियर? तो हमें समझना ये है कि किडनी के अंदर होते हैं यहाँ ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन। क्लियर? नेफ्रॉन में क्या प्रोसेस होती है? यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस नेफ्रॉन में होती है, मतलब किडनी में होती है यूरिन फॉर्मेशन की नेफ्रॉन। ओके, यूरिन फॉर्मेशन क्या है? तो यूरिन फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? अपना ब्लड फिल्टर होता है। ओके, और और यूरिन में क्या चीज़ें आती हैं? तो यूरिन में आती है वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्लियर? जो बॉडी को अब ज़रूरत नहीं है। यूरिन में आती है H+ आयंस। ओके, ज़्यादा जो H+ आयन बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि ब्लड में जो ज़्यादा बढ़ गए H+ आयन, ओके, वो ज़्यादातर H+ आयन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट है, कुछ ड्रग्स हम दवाइयाँ जो लेते हैं वो भी यूरिन के थ्रू, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो अपनी बॉडी के बाहर निकलती है। लेकिन वो जो डिटेल है उसके अंदर हमको नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि ब्लड के अंदर एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस रेगुलेशन, अपनी बॉडी के अंदर एसिड बेस रेगुलेशन किडनी के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, मतलब अगर एसिडिटी बढ़ गई तो क्या होगा? ठीक है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो किडनी कैसे काम करेगी?
अगर अल्कलिनिटी बढ़ जाती है तो फिर किडनी कैसे काम करती है, ये चीज़ों को हमको ये कॉन्सेप्ट में समझना है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम समझते हैं। एकदम इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इजीली एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं वैसे ये है एफरंट आर्टरियल AFFE, एफरंट आर्टरियल, और ये है इफ्रंट आर्टरियल EFFE, इफ्रंट आर्टरियल। क्लियर, ओके। तो एफरंट आर्टरियल है वो वुमेन्स कैप्सूल का ये जो शेप है उसके अंदर कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। इस तरह से ये बनाती है छोटी छोटी बारीक कैपिलरीज का नेटवर्क। क्लियर, तो ये जो नेटवर्क बना उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्लियर, ओके, तो ये है ग्लोमेरुलस। सो द efferent arterial, okay, which modified into the small network of capillary like structure into the space of Bowman's capsule, that is known as glomerulus. okay, अब क्या होता है, efferent arterial है, वहां से ब्लड आएगा। ओके, और ये जो ब्लड है वो फिल्टर होगा। ओके, और उसका जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे आएगा, Bowman's कैप्सूल में आएगा। क्लियर, ओके। अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो फिल्ट्रेट जो Bowman's कैप्सूल के अंदर आया है, ओके, और शुरुआत में कहाँ पे है, ये जो फिल्ट्रेट है PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में है। ठीक है, ओके। तो शुरुआत में ये जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है विच इज इक्वल टू द ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो आपकी ब्लड प्लाज्मा के इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, ओके। और मोस्ट ऑफ द 99.9% बाइकार्बोनेट आयंस, 99.9% बाइकार्बोनेट आयंस, ओके। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या होता है, यहां से फिल्ट्रेट होते हैं। ओके, गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये सारे बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से फिल्टर होते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन आपकी बॉडी के लिए और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, तो इसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट आयन क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड कई जगहों पे ये बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, बनते हैं, जनरेट्स। क्लियर, ओके। सो द बाइकार्बोनेट आयन, ये यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे बाइकार्बोनेट आयन वापस क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। रीएब्जॉर्ब होकर वापस कहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ से आए थे वहां चले जाएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। सी, ब्लड के अंदर क्या है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस का क्या हुआ यहाँ पे, मतलब उसके साथ कई सारी चीजें फिल्टर होती है, लेकिन हमको समझना क्या है, एसिड बेस बैलेंस। इसीलिए हम सिर्फ इसके ऊपर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बाइकार्बोनेट आयन फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर हो जाने की वजह से ये बाइकार्बोनेट आयन अगर सारे के सारे यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे तो एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा। और एसिड बेस इम्बैलेंस ना हो, ब्लड की पीएच चेंज ना हो, इसलिए ये बाइकार्बोनेट आयन क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे। और रीएब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। क्लियर, ओके। तो मोस्ट ऑफ द रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ पे होती है, पीसीटी के सेल्स में होती है। ओके, सो द सेल्स ऑफ पीसीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। मतलब 80 to 85% ऑफ रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन टेक्स प्लेस इनटू द पीसीटी। क्लियर, ओके। और ये जनरेट कहाँ पे होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन के। तो ये जो सीडी है, ओके, सो द सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, सेल्स ऑफ सीडी। क्लियर, सो कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स है वहां पे बाइकार्बोनेट आयन जनरेट्स होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज एसिड बेस रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, वो सारे के सारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलने नहीं चाहिए।
ओके, तो क्या होने चाहिए, वो रीएब्जॉर्ब होने चाहिए, वापस ब्लड में जाने चाहिए, ठीक है। और कई बार बाइकार्बोनेट आयन क्या होने चाहिए, जनरेट भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड बेस रेगुलेशन होता है। ओके, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि से फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये है ब्लड वेसल, ठीक है। ओके, और इसके आसपास समझ लो कि ये है अपनी बॉडी के सेल्स, टिश्यू सेल्स है, ठीक है। ओके, तो हम जानते हैं वैसे कि भाई टिश्यू सेल्स में क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे सेल्स में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट, ओके, ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इनटू द बायोलॉजिकल सेल। तो ये जो सेल्स में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसकी वजह से CO2 बन रहा है, ओके। और ये जो CO2 है वो अब जाएगा कहाँ पे, डिफ्यूज होके ब्लड में जा रहा है, ठीक है। ओके, और ब्लड में जाने की वजह से ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O, क्लियर, और बना देगा ये H2CO3, क्लियर। और ये H2CO3 है वो डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस। बोलो, समझ रहे हो? ओके, तो ये जो सारे सेल्स है, ओके, ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस होने की वजह से CO2 रिलीज होता है और वो CO2 सीधा डिफ्यूज होकर ब्लड में आएगा और ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, पानी होता है, जिसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से क्या होता है, H2CO3 बन रहा है जिसको हम बोलेंगे कार्बनिक एसिड। ओके, so this H2CO3 is known as carbonic acid. Carbonic acid. And this carbonic acid is again dissociated into the H plus plus HCO3 minus. Okay? अब ये सारा ब्लड का फ्लो समझ लो किडनी में आ रहा है, ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, किडनी में आ रहा है, ओके। और किडनी में क्या हो रहा है, नेफ्रॉन के थ्रू ये फिल्टर हो रहा है और ये जो बाइकार्बोनेट्स है, ये जो बाइकार्बोनेट्स है वो यहाँ से फिल्टर होके कहाँ पे आ रहा है, फिल्ट्रेट में आ रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन वापस कहाँ पे जाने चाहिए, रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में जाने चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, H प्लस, तो H प्लस है वो ब्लड में नहीं रहने चाहिए, ओके, उनकी जो नॉर्मल लिमिट है वहां तक रहेंगे, ओके, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ब्लड की जो pH है वो चेंज हो जाएगी। ब्लड की pH क्या होती है, तो अप्रोक्सीमेट ब्लड pH इज व्हाट, 7.35 to 7.40, ओके। सो दिस इज द pH ऑफ ब्लड, pH ऑफ ब्लड, ओके। तो ब्लड की pH होती है 7.35 to 7.4, ओके। लेकिन अगर ये प्रोसेस होने की वजह से, डिसोसिएशन होने की वजह से अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ब्लड की pH चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में से H प्लस आयन जो है वो बाहर निकल जाने चाहिए। तो कैसे निकलेंगे, तो ब्लड में से H प्लस आयन है वो यूरिन के थ्रू यहां से बाहर निकलेंगे। तो हमको क्या करना है, H प्लस आयन का सिक्रेशन करना पड़ेगा, ओके। सो द H प्लस आयन्स गेट सिक्रेटेड from cells of DCT and CD, क्लियर। तो ये जो DCT के सेल्स है, ये DCT के जो सेल्स है वहां से H प्लस आयन है वो सीक्रेट होता है और CD के जो सेल्स है वहां से भी H प्लस आयन सीक्रेट होता है एट द कॉस्ट ऑफ पोटेशियम एज वेल एज सोडियम। मतलब सोडियम और पोटेशियम की कॉस्ट से, ठीक है, मतलब पोटेशियम है वो रीएब्जॉर्ब होगा और जो सोडियम है वो H प्लस आयन है वो क्या होगा, सीक्रेट होगा। यहाँ पे सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा और H प्लस आयन है वो क्या होगा, सीक्रेट होगा, ठीक है। सो एट द कॉस्ट ऑफ पोटेशियम एज वेल एज द सोडियम आयन, H प्लस आयन है वो सीक्रेट होगा। सीक्रेट होके कहाँ पे आएगा, ये यूरिन के जो फिल्ट्रेट है उसमें आएगा और यूरिन के थ्रू ये H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा जो बढ़ गया था H प्लस, वो H प्लस अब यूरिन के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट है वो वापस कहाँ पे आ गए, ब्लड में आ गए और H प्लस आयन जो था वो कहाँ पे हो गया, बाहर निकल गया। इसकी वजह से क्या हुआ, किडनी ने क्या किया, एसिड बेस रेगुलेशन किया, मतलब ब्लड की pH को मेंटेन किया, ब्लड की pH को बढ़ने नहीं दिया और घटने भी नहीं दिया। तो इसी को हम बोलते हैं रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस रेगुलेशन। अब उसकी मोलेकुलर मैकेनिज्म पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। एकदम इजी चीजें समझना, ठीक है।
तो हम ये स्टेप को पहले समझेंगे कि भाई ये बाइकार्बोनेट आयंस है वो कैसे रीएब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो मैंने बताया कि ज्यादातर बाइकार्बोनेट आयन है वो पीसीटी के जो सेल्स होते हैं वहां से रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो मैं सेल्स ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है, सेल्स ऑफ पीसीटी विच लाइंस द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो वॉल है वो किससे बनी है, पीसीटी, मतलब ये जो सेल है उससे बनी हुई है। ठीक है, अब इसको मैं क्या, ये जो पोर्शन है, ये इतना जो पोर्शन है उसको मैं मैग्नीफाई करता हूं, समझ लो। ठीक है, ओके, तो ये जो है वो ल्यूमेन बोलेंगे, हम इसको ल्यूमेन बोलेंगे। ये जो फिल्ट्रेट है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं टाइटल दे रहा हूं ल्यूमेन। ओके, तो ये सारा ल्यूमेन है। ठीक है, जो फिल्टर होके आया है। ठीक है, अब ये है सेल, एक ही सेल में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ओके, ये है सेल कि ये कौन सा सेल है, ये जो सेल मैंने एक ड्रॉ किया है ये सेल ये है, समझ लो। ठीक है, के तो ये कौन सा सेल है, तो ये सेल है ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। ठीक है, ब्रश बॉर्डर मतलब ये समझो, ये जो सेल है ये सेल, तो ये सेल की जो ये सरफेस है, ये सरफेस कैसी है, ब्रश के जैसी बॉर्डर है। ओके, तो ये ब्रश बॉर्डर जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, ओके, तो विलाई होती है, उसके ऊपर छोटी छोटी माइक्रोविलाई भी होती है। क्लियर, तो उसकी वजह से ये होती है ब्रश बॉर्डर, और ब्रश बॉर्डर होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आयंस है वो यहां से क्या होंगे, रीएब्सॉर्ब होते हैं। ओके, सो दिस ब्रश बॉर्डर एक्चुअली क्या करती है, सरफेस एरिया को रीएब्सॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करती है। ओके, चलो, अब ये जो है वो समझ लोगे ब्लड वेसल्स है, ये है पेरिटिब्युलर कैपिलरी, समझ लो। ये है एफरेंट आर्टेरियल, और ये एफरेंट आर्टेरियल यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से नेटवर्क बनाती है, इस तरह से यहाँ पे ट्यूब के इर्द गिर्द क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है। ठीक है ना, ओके, ये है कैपिलरीज। क्लियर, तो ये जो कैपिलरीज है उसको हम बोलेंगे पेरिटिब्युलर कैपिलरीज। तो उसी में से एक कैपिलरी है जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है वो ये है, ऐसा समझ लो, ये है पेरिटिब्युलर कैपिलरी। क्लियर, तो ये समझ लो कि है ब्लड, क्योंकि पेरिटिब्युलर कैपिलरी में क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, समझो। अब तो ये यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो ल्यूमेन में, ये है ल्यूमेन। ठीक है, ओके, तो ल्यूमेन में है फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट में समझ लो HCO3 माइनस, क्या है, HCO3 माइनस। क्लियर, ओके, तो फिल्ट्रेट में है HCO3 माइनस। क्लियर, ओके, अब ये जो HCO3 माइनस है, ठीक है, ये HCO3 माइनस, ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये सरफेस को हम बोलेंगे ल्यूमिनल सरफेस। ये सेल की ये जो सरफेस है उसको ल्यूमिनल सरफेस बोलेंगे। ओके, क्योंकि इसका फेस ल्यूमेन की तरफ है, और ये जो सरफेस है उसको हम बोलेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस सरफेस इज नोन एज ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो सरफेस है सेल की इस तरफ की, मतलब ये सरफेस अंदर वाली सरफेस ये सेल की, उसको हम बोलेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। दिस इज ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, और यू कैन से अपिकल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। क्लियर, ओके, तो समझ लो ल्यूमेन में क्या आ रहा है, ज्यादातर बाइकार्बोनेट आयन फिल्टर होके आ रहा है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है समझ लो यहाँ पे। ओके, तो ये जो सेल्स है उसकी सरफेस से उसकी सरफेस से सीक्रेट होता है H+। क्लियर, ओके, अब ये H+ है वो एसोसिएट होगा और और यहां पे बन जाएगा H2CO3। क्लियर, अब ये जो H2CO3 है वो डिफ्यूज हो जाएगा। ओके, और डिफ्यूज होके यहां पे बनेगा H2O + CO2। क्लियर, ओके, अब ये H2O और ये CO2 डिफ्यूज होके कहां पे जा रहा है, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल। ओके, तो यहां पे हम लिख देते हैं H2O + CO2। क्लियर, अब सेल के अंदर जाके ये H2O + CO2 बनाएंगे क्या, वापस H2
CO3। क्लियर। अब ये जो H2CO3 है वो डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस प्लस HCO3 माइनस में। क्लियर। अब ये HCO3 माइनस है, उसका यहां से प्रोटीन के बने हुए जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो ट्रांसपोर्टर की वजह से H2CO3 है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और रीएब्जॉर्ब होके कहां पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ठीक है ओके। और ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं किस तरह के होते हैं, वो होते हैं को ट्रांसपोर्टर। तो वो को ट्रांसपोर्टर को हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर। ओके। तो यहां से क्लोराइड भी रीएब्जॉर्ब होता है, यहां से सोडियम भी रीएब्जॉर्ब होता है, और यहां से बाइकार्बोनेट भी रीएब्जॉर्ब होता है। लेकिन सोडियम और क्लोराइड की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें करना है एसिड बेस रेगुलेशन, तो इसीलिए हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट की। तो ये जो बाइकार्बोनेट है वो को ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और ये को ट्रांसपोर्टर कौन से मेम्ब्रेन पे है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे है, वहां से रीएब्जॉर्ब होता है और रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा। ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये बाइकार्बोनेट जो ल्यूमेन में था, ये ल्यूमेन में जो बाइकार्बोनेट है उसको इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे लाए और यहाँ से कहाँ भेज दिया, वापस ब्लड में भेज दिया। मतलब आया था कहाँ से, देखो यहाँ पे आया था कहाँ से, ब्लड में से आया था फिल्टर होके यहाँ पे, और वापस ये बाइकार्बोनेट को हमने कहाँ पे भेज दिया, ब्लड के अंदर भेज दिया। ओके। और भेजना जरूरी था, क्यों, रीएब्जॉर्ब होना जरूरी था, क्यों, क्योंकि हमको करना था क्या, एसिड बेस रेगुलेशन। क्योंकि बाइकार्बोनेट अगर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ब्लड की जो पीएच है वो बढ़ जाएगी, मतलब एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ब्लड की जो पीएच है वो कम हो जाएगी और एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया, रीएब्जॉर्ब किया। ठीक है ओके। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस देखो, ये जो H प्लस है ना, वो यही H प्लस है, ऐसा ही समझ लो आप। तो ये जो H प्लस आयन है वो एपिकल मेम्ब्रेन जो होती है वहां से क्या होता है, सीक्रेट होता है, और यहाँ पे भी होते हैं ट्रांसपोर्टर। ओके। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन से है, सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम ल्यूमेन में से क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और हाइड्रोजन जो सेल्स है उसमें से कहाँ जाएगा, सीक्रेट होके ल्यूमेन में जाएगा। ओके। तो ये पूरा साइकिल है, और ये साइकिल की वजह से ही बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं, और रीएब्जॉर्ब होके वापस कहाँ पे चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। तो इसी तरह पीसीटी जो एरिया है वहां से 80 to 85% बाइकार्बोनेट आयन है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर ओके। अब यहां पे समझना है रोल ऑफ एंजाइम्स। यहां पे रोल ऑफ एंजाइम्स आएगा। रोल ऑफ एंजाइम्स मतलब क्या है, तो रोल ऑफ एंजाइम्स मतलब के ये HCO3 प्लस H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन गया, H2CO3 मतलब कार्बनिक एसिड, और ये जो कार्बनिक एसिड है वो वापस डिसोसिएट हुआ और बन गया क्या, H2O प्लस CO2। तो ये जो H2O प्लस CO2 H2CO3 में से बन रहा है, ये बनेगा एंजाइम की मदद से, और वो एंजाइम का नाम है CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां पे मैं पूरा नाम एक बार लिख देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्लियर। So the carbonic anhydrase is the enzyme, okay, which is responsible for formation of H2O and CO2 from H2CO3. Clear? Okay. Now this H2O and CO2 will again diffuse. ये diffuse होके कहाँ पे जाएंगे, एपिथेलियल सेल में जाए, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल में जाएंगे, और वापस सेल के अंदर जाके बनाएंगे क्या, H2CO3। और यहाँ पे भी एंजाइम का रोल आएगा, वो है वंस अगेन कार्बनिक एनहाइड्रेज। अभी H2CO3 है वो H प्लस और HCO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, और ये HCO3 बाइकार्बोनेट है वो ट्रांसपोर्टर की मदद से जो बेसोडेटल मेम्ब्रेन पे है वहां से रीएब्जॉर्ब होगा और वापस कहां पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में वापस आ गया, ठीक है। और ये जो H प्लस आयन है वो यहाँ से सीक्रेट होता है और रीएब्जॉर्ब होता है किसकी कॉस्ट पे, सोडियम की कॉस्ट पे रीएब्जॉर्ब होता है। तो यहां से सोडियम की कॉस्ट पे ये क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, मतलब सोडियम यहां से ल्यूमेन में से अंदर आएगा, रीएब्जॉर्ब होगा, और उसके ऑपोज में यहां से H प्लस है वो बाहर निकलेगा। ओके। तो ये है एंटी पोर्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पोर्टर। और ये एंटी पोर्टर कौन सी सरफेस पे है, तो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन की सरफेस पे है, ठीक है।
तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और Na प्लस अंदर आएगा, और ये H प्लस है वो वापस किससे बाइंड होगा, H2CO3 पे, और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। और ऐसे ही ल्यूमेन जो है उसमें से HCO3 माइनस है वो क्या होते रहेंगे, इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ओके। अब हम समझते हैं जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एज वेल एज secretion of the hydrogen ions from the DCT as well as the collecting duct. Clear? ओके, वो भी एकदम इजी है, समझ लो, ठीक है। ओके, तो मान लो कि हम यहाँ से फिल्ट्रेट लेते हुए यहाँ पे आ गए DCT। ओके, बेसिकली दिस लेट पार्ट ऑफ द DCT as well as the collecting duct. Clear? Responsible for secretion of the H plus ion, और ये H प्लस आयन यहां से सीक्रेट होता है, ठीक है। अब कैसे क्या होता है समझ लो। ओके, सो मैं ये जो यहां सेल ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो सेल है वो समझ लो कि इसके सेल है सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये जो है सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? ओके, अब ये जो सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये एक सेल है, इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, दिस इज सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? ओके, तो यहां पे जो प्रोसेस हो रही है वही प्रोसेस यहां पे भी होती है, ठीक है। ओके, से फॉर एग्जांपल CO2 प्लस H2O यहां पे बन जाएगा H2CO3, और यहां पे बन जाएगा क्या, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ये प्रोसेस ये सेल में हो रही है, समझो अच्छे से, ठीक है। ओके, अब यहां से क्या तो यहाँ पे ये जो सेल के अंदर CO2 प्लस H2 है वो कंबाइन हो जाते हैं और H2CO3 बन जा रहा है। H2CO3 का डिसोसिएशन होता है और क्या बनेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब यहाँ से HCO3 माइनस से वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है और वापस कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाएगा। ये HCO3 माइनस यहाँ से कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, ठीक है। अब ये जो H प्लस आयन है ये H प्लस आयन है वो यहां से सीक्रेट होता है, ठीक है। दिस H प्लस आयन गेट सीक्रेटेड फ्रॉम दी हाइड्रोजन ATPase ट्रांसपोर्टर। क्लियर? तो यहां पे होता है हाइड्रोजन ATPase ट्रांसपोर्टर। ओके, तो ये जो पंप है उसकी मदद से ये H प्लस आयन है यहाँ पे सीक्रेट होता है, और ये किससे ड्रिवन होता है, तो ATP से। दिस पंप इज ड्रिवन बाय ATP। Clear? Okay, so at the cost of ATP the H plus ion is secreted. H plus ion यहां से सीक्रेट होता है, ओके। और सोडियम यहां से क्या हो सकता है, रीएब्सॉर्ब हो सकता है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि H प्लस आयंस, ये जो H प्लस आयंस है वो यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। मतलब सीक्रेट होते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई सेल में से H प्लस आयन कहाँ पे आते हैं, ल्यूमेन में आते हैं। ल्यूमेन में आते हैं मतलब कहाँ पे आते हैं, ये यूरिन जो आगे बनने वाला है उसमें आते हैं। मतलब धीरे धीरे H प्लस आयन है वो यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। समझ गए? तो ये जो हमने क्या लिया, कलेक्टिंग डक्ट का सेल लिया। ये सेल में क्या होता है वो हमने यहाँ पे दिखाया। सेल में क्या होता है, CO2 एंड H2O है, उसका H2CO3 फॉर्म हो जाएगा कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसकी मदद से, और ये जो H2CO3 है वो डिसोसिएट होकर H प्लस प्लस HCO3 माइनस बनाएगा। अब ये जो बाइकार्बोनेट है वो ट्रांसपोर्टर की मदद से रीएब्सॉर्ब होकर वापस ब्लड में चला जाएगा, और ये जो H प्लस है वो भी ट्रांसपोर्टर की मदद से सीक्रेट होके कहाँ पे आएगा, ये ल्यूमेन में आएगा। ओके, अब आप समझोगे सर ये H प्लस आयन यहाँ पे इतना बढ़ रहा है तो ये जो इसकी वॉल है ये वॉल को ये नुकसान नहीं करेगा। नहीं, ये H प्लस आयन है, ये इसकी वॉल को नुकसान नहीं करता है। क्यों? कि इतना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता नहीं है, और ये जो H प्लस आयन है वो उसके एक्चुअल फ्री फॉर्म में यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, अब क्या होता है समझो। अब ये H प्लस आयन ये जो है यूरिन में आ गया। अब ये जो H प्लस आयन है समझ लो, ये H प्लस आयन जो यहाँ पे है, ओके, वो दूसरे जो आयन है उसके साथ फॉर्म बनाता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है HPO4। क्लियर? ओके, अब ये जो HPO4 है समझो, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं HPO4 प्लस H प्लस, मतलब ये जो H प्लस आयन यहाँ से सेल में से सीक्रेट होकर यहाँ पे जो आया है ल्यूमेन में, ये H प्लस आयन HPO4 के साथ कंजुगेट हो जाता है और यहाँ पे बन जाएगा H2PO4। क्या बनेगा? ये
H2PO4। तो HPO4 ये क्या एक तरह का बफर है, ये एक तरह का क्या है, बफर है। और ये बफर के साथ आपका H प्लस आयन है वो जुड़ जाता है और यहाँ पे बन जाता है क्या, H2PO4। तो ये जो H प्लस आयन है वो यूरिन के थ्रू किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H2PO4 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और भी एक बफर होता है जिसके साथ H प्लस आयन यहाँ पे जुड़ जाता है, ओके, और वो बफर है एमोनिया। हाँ, एमोनिया NH3, ओके। तो NH3 के साथ ये जो H प्लस है जो फ्री है वो यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा NH4 प्लस। क्लियर, ओके। सो अब ये जो H प्लस आयन है वो किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, NH4 एमोनियम के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल रहा है, या फिर एमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में से यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता चल गया हमको कि H प्लस आयन कैसे यहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। और सीक्रेट होने के बाद H प्लस आयन है वो यूरिन में जो बफर्स होते हैं वो बफर के साथ कंजुगेट होता है। H प्लस आयन HPO4 के साथ कंजुगेट होकर H2PO4 बनाएगा और H2PO4 के फॉर्म में H प्लस आयन बाहर निकलता है, फ्री फॉर्म में नहीं निकलता है, ठीक है। और एक यूरिन में बफर होता है जिसका नाम है एमोनिया। तो ये एमोनिया भी H प्लस आयन के साथ बाइंड होता है, यहाँ पे बनेगा आपका एमोनियम। और ये एमोनियम जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, मतलब निकल रहा है क्या, H प्लस आयन, लेकिन किस फॉर्म में निकल रहा है, एमोनियम के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल रहा है, ओके। तो इस तरह से ब्लड की pH चेंज ना हो उस तरह से जितनी मात्रा में H प्लस आयन को सीक्रेट करना है उतने अमाउंट में यूरिन के थ्रू H प्लस आयन है वो अलग अलग फॉर्म में बाहर निकलेगा। और जितनी मात्रा में बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करना है वो उतनी मात्रा में क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा। और ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से। और उसकी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे मोलेकुलर मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे समझाई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से किडनी है वो एसिड बेस रेगुलेशन करेगी। और एसिड बेस रेगुलेशन करने के लिए उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो जो बाइकार्बोनेट जो फिल्ट्रेट में आ रहा है उसको क्या करेगी, वो रीएब्जॉर्ब करेगी। और H प्लस आयन जो यहाँ से फिल्टर होके नहीं आ रहा है तो वो H प्लस आयन जो है उसको यहाँ से सीक्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, सीक्रेट। और सीक्रेशन कौन से सेल से होता है, DCT एज वेल एज द कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में से क्या होता है, सीक्रेट होता है। यहाँ पे भी H प्लस आयन सीक्रेट होता है, लेकिन वो बाइकार्बोनेट आयन से जुड़ के वापस H2 और CO2 के फॉर्म में यहाँ से जो हमने देखा वो वापस अंदर चला जाता है। और इनडायरेक्टली क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन है वो रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा, ओके। तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो आपकी बॉडी में जब क्या बढ़ता है, H प्लस आयन बढ़ता है। बॉडी में जब क्या होता है, H प्लस आयन बढ़ता है। बॉडी का मतलब क्या है, ब्लड के अंदर, क्लियर। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जब H प्लस आयन बढ़ता है तो किडनी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करती है, ओके। ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे। उसकी वजह से H प्लस आयन जो है वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है, ओके। अब H प्लस आयन अगर आपकी बॉडी में कम है, ओके, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्सॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो H प्लस आयन कम है तो इसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ से H प्लस आयन का सीक्रेशन भी क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह से बाइकार्बोनेट को हमें क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में लाना है। और H प्लस अगर ज्यादा है तो उसको क्या करना है, उसका सीक्रेशन करना है। और इस तरह से किडनी ब्लड की pH को ये रेंज में क्या करती है, मेंटेन करती है। सो दिस इज हाउ किडनी मेंटेन्स द एसिड बेस रेगुलेशन। और इसके पीछे कई सारे हार्मोन्स भी काम करते हैं, से फॉर एग्जांपल आल्डोस्टेरोन, से फॉर एग्जांपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड, से फॉर एग्जांपल हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो ये जो हार्मोन्स है वो भी ये मैकेनिज्म के पीछे अपना रोल प्ले करते हैं, क्लियर। So friends, this is what about the role of kidney in acid base regulations। तो ये जो मेन मोलिकुलर मैकेनिज्म्स है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये जो दो की पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से किडनी है वो ब्लड की pH को चेंज नहीं होने देती है और एसिड बेस को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। और रेगुलेट रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं होगी तो ब्लड की pH चेंज होने की वजह से बहुत ही मॉर्टल इफेक्ट भी आ सकती है, क्लियर। सो
फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ओके, अगर लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। टेक केयर।